हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए फिर लेकर के आ गए हैं सीटेट प्रीवियस पेपर 2024 पेपर 2 में जो पेडागोजी के प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज फिर हम पढ़ेंगे पेडागोजी। और जो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक भी करते जाइएगा। चलिए हम पेडागोजी के हिंदी के पेडागोजी के आज फर्स्ट प्रश्न पर देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 136 है, क्या है? परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? पहले हम इसको समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसलैंग्वेजिंग मेरे दोस्तों किसको कहते हैं? दो भाषा या उससे अधिक पर अगर हम मिश्रित करना जानते हैं तो ये ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंदर आता है। कोई भी बच्चा है, उसे उर्दू और हिंदी आ रही है, वो हिंदी और उर्दू आसानी से बोल पा रहा, समझ पा रहा, पढ़ लिख पा रहा, और फिर उसके बाद वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा या इंग्लिश में भी उसका कंट्रोल है, तो ये क्या आता है? ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंदर आता है। जैसे आप जान लिए कि किसी बच्चे को हम हिंदी में कुछ प्रश्न दिए, कुछ सवाल दिए उसको हल हल करने के लिए, लेकिन वो जो है उसका उत्तर जो है हिंदी में लिख करके ला रहा है, तो पता चला कि उसको हिंदी पर तो कंट्रोल है ही, अपने सवाल को वो हिंदी में समझा, जवाब इंग्लिश में आसानी से दे रहा है। तो ये किसके अंदर आता है? ये प्रतिक्रिया, ये एक्टिविटी जो है ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंदर आता है। तो समझ गए आप लोग प्रश्न को। अब इसके उत्तर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा प्रश्न न, ऑप्शन नंबर 1 में है, भाषा किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान। तो ये राइट आंसर क्या है? क्योंकि शिक्षण अधिगम के दौरान नहीं, हमेशा मैं बोलता हूँ सिर्फ शिक्षण अधिगम के दौरान। कभी भी किसी भी बच्चे को अगर दो से अधिक भाषा को मिश्रित करने पर कंट्रोल है, नियंत्रित है, तो वो उसे जो है हम क्या कहेंगे? ट्रांसलैंग्वेजिंग कहेंगे। तो विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा, ये भी कट जाएगा। इस प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही एक ही कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 137 देखिए मेरे दोस्तों। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक ज्ञान क्या है? अब घोषणात्मक ज्ञान को कहते हैं हम तस्रीहात पर मबनी, उर्दू में कहते हैं। यानी ऐसे ज्ञान, ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज जो बच्चे के तस्रीहात पर मबनी हो। तस्रीहात पर मबनी का मतलब हुआ आपको, जिसका बच्चा आसानी से एक्सप्लेन करे। कोई सिर्फ ऐसा सवाल नहीं पूछा जाए घोषणात्मक जो तथ्य पर मबनी हो। ऐसा सवाल सिर्फ वो ना पूछा जाए जो एक ही जवाब में उसका जवाब खत्म हो जाए, बल्कि बच्चे से ऐसे प्रश्न किया जाए जो उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास को उत्पन्न करे। यानी एक प्रश्न से ढेर सारे उत्तर निकाले। अब यहाँ पर बच्चों से एक सवाल हम पूछ देते हैं कि हमारे भारत को आज़ादी कब मिली? तो इसमें सिर्फ है एक जवाब देने से और भी जवाब इससे पैदा हो सकते हैं। जैसे हम बच्चा जवाब देता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो लेकिन वहाँ एक सवाल क्रिएट हो जाता है ना कि आज़ाद किससे हुआ और किसका गुलाम था और क्यों गुलामी की जरूरत पड़ी, गुलाम क्यों बना और यह आज़ाद क्यों हुआ। ये सारे सवाल बच्चे के मन में उत्पन्न होता है। तो इसी को कहते हैं हम घोषणात्मक ज्ञान क्या है। ठीक है ना? हर वो प्रश्न जो किसी भी तथ्य पर मबनी हो,
आधारित हो, किसी भी तथ्य पर आधारित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? घोषणात्मक ज्ञान। मिसाल के जरिए हम लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका उत्तर देखेंगे हम क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, या व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, या किसी, या देखेंगे 137 का क्या हो जाएगा आपको, कि किसी व्याकरणिक तत्वों पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना। यहाँ घोषणात्मक ज्ञान से, यहाँ सब में जो है व्याकरणिक शब्द आया। जब व्याकरणिक के बारे में पूछा जाए तो व्याकरणिक के शब्द तत्वों के बारे में और इनके तथ्यों को जानना, यही कहलाएगा घोषणात्मक ज्ञान। समझ गए ना? हमें, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि सीटेट का चारों ऑप्शन सेम लगता है, लेकिन हमें इलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन को है, सेलेक्ट करना कौन से ऑप्शन को है, जो ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 138 देखेंगे मेरे दोस्तों। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्ष में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं या विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वास्तविक वस्तु, खाना पकाने का बर्तन, वास्तविक जीवन के कार्य, शिक्षण सामग्री। वास्तविक वस्तु को कहा गया रिलिया, क्या क्या? रेलिया, रेलिया। तो ये रेलिया क्या है? वास्तविक वस्तुएं जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं रेलिया। इससे पहले उर्दू के अगर आप लोगों ने जो है पेडागोजी के प्रश्न हमारे चैनल पर देखे होंगे तो वहां मैं पढ़ाया हूँ। ये प्रीवियस पेपर मेरे दोस्तों मैं आपके लिए बार बार लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले भी 10 से 12 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी के भी पेपर 1 और हिंदी के पेपर 2, इंग्लिश उर्दू के पेपर 1 और उर्दू के पेपर 2, जिसने पेपर 1 रखा हो या पेपर 2 रखा हो, सभी के लिए प्रीवियस पेपर अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रीलिया के बारे में बताता। रीलिया क्या है? वास्तविक वस्तु, यानी कोई शिक्षिका जैसे आप हैं या टीचर कोई, वो क्या क्या किचन में जा करके वहां से एक बेलन उठा कर ले आता है, और वहां से एक डब्बा उठा कर ले आता है, एक चम्मच उठा कर ले आता है, एक कढ़ाई उठा करके ले आता है, और उसके जरिया जो है बच्चों को निजी जीवन से जोड़ करके कुछ चीजें सिखाने के का प्रयास करता है। उसी को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? रीलिया, वास्तुक वस्तु है। तो राइट आंसर 138 का सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये जो है ना, ये वास्तविक वस्तुएं तो है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वास्तविक जीवन के कार्य से रिलेटेड हैं। लेकिन इसका ऑप्शन 1 इसलिए सही होगा कि रीलिया का काम ही वही है। रीलिया जिसे कहते हैं, इसका मतलब ही वही है कि हम बच्चों को क्लास में जो पढ़ा है तो वास्तविक जीवन से जोड़ करके जो चीजें सिखाई जाती है उसी को रीलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, राइट नंबर, उसके बाद प्रश्न नंबर 139 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? संप्रश्नात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, और श्रव्य भाषावाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, आप लोग भी प्रश्न का उत्तर हमसे पहले देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप भी जो है आसानी से किसी भी प्रश्न को अभी से हल करना सीख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको इतना सोचना नहीं पड़े। तो 139 का क्या होगा? 139 का क्या होगा? क्या संप्रश्नात्मक भाषा शिक्षण, ये तो आप जानते होंगे, जिसे हम कम्युनिकेशन शिक्षण कहते हैं। और उसी तरह व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो जानते होंगे। और कुल भौतिक प्रक्रिया जिसे कहते हैं कुल जिस्मानी रद्द अमल, या जो है उसी तरह श्रव्य भाषावाद जिसे कहते हैं हम जो है सुनने, समई समई तरीका जिसे कहते हैं। तो ये भी कल जाएगी, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं और यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं। ये बचा संप्रार्थनात्मक भाषा शिक्षण और व्याकरण अनुवाद। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या पूछा है? विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म के में निपुणता, यानी कौन भाषा, भाषा का डीपली ज्ञान उसी वक्त हमें हो सकता है
जब हम व्याकरण के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जा करके। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ गए ना मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 140 देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। तो छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद अपने उस दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्द में पत्र लिखिए। यानी कोई आप क्लास में बच्चे को कोई छोटे बालिका की कहानी पढ़ा देते हैं और उस बालिका ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कठिन और समस्याओं का सामना किया है, कठिनाइयों और समस्याओं का सामना किया है, और आप कहते हैं कि जो है उस लड़की के बारे में आप 200 शब्दों में एक पत्र लिख करके दिखाइए या लाइए। तो ये अमल, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा क्लासरूम में? तो क्या कहलाएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाठक का विस्तार करने वाला प्रश्न, विमर्श संबंधी प्रश्न, अभिव्यक्ति पर प्रश्न। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, यानी जो पढ़ा है उसी से पत्र लिखना है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 141 देखें। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र जिसको उर्दू में कहते हैं सेहलसानी, और उसको जो है इंग्लिश में कहते हैं थ्री लैंग्वेज सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसमें? त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषा सीखते हैं। तो ये सभी बच्चे अपनी विद्यालय, तो ये इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं, हिंदी में नहीं शुरू करते हैं। तो ये मात्र, और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषा, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। सिर्फ हम बोलेंगे कि वो हिंदी में या क्या अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने राज्य की भाषा में पढ़ना कोई शुरू करता है या हिंदी में पढ़ना शुरू करता है? नहीं करता। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा, घर की भाषा में शुरू करते हैं। कोई भी आप डायरेक्ट बचपन में स्कूल चले जाते हैं तो डायरेक्ट जो है उर्दू या इंग्लिश या हिंदी बोलना शुरू कर, नहीं, पहले जो है बचपन में सब अपनी मातृभाषा को बोलता है। उसके बाद जो है स्कूल के परिवेश में रह करके, क्लासरूम के परिवेश में रह करके आसानी से दूसरे दूसरे भाषा सीखना शुरू करता है। तो यही है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे मातृभाषा में सीखना शुरू करते हैं, 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषा और हिंदी और इंग्लिश की कुछ जानकारियां उनको हो जाती है। चलिए, और सभी बच्चे अपनी विद्यालय परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से शुरू करते, नहीं अंग्रेजी से नहीं करते, नहीं जो है हिंदी भाषा से करते हैं, और न ही अपने राज्य की भाषा से करते, करते किससे? मातृभाषा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए 142 का प्रश्न, 142 का उत्तर देखेंगे मेरे दोस्तों। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंदर भारतीय भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। यहाँ क्या पूछा है? सही नहीं पूछा है आपको। अब इससे पहले मैं जो है आपको बता चुका हूँ कि क्लासिकी जबान आपको बता चुका हूँ। क्लासिकी जबान किसे कहते हैं? क्लासिकी जबान वो जबान है जिसका ताल्लुक पुराने जमाने के जबान से हो। जैसे कि उसका जो है कुछ नोट्स, उनके कुछ पीडीएफ, और उनकी जो है कुछ चीजें जो आज से 2000 5000 साल या 1500 साल पहले की मौजूद हो। तो ऐसे ही जबान को क्या बोलते हैं? क्लासिकी जबान बोलते हैं। उसी क्लासिकी जबान को जो है हम शास्त्रीय भाषा हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं, और इंग्लिश और उर्दू में क्लासिकी जबान कहते हैं। तो ये शास्त्रीय भाषा जिसका पुराने जमाने से कुछ न कुछ ताल्लुक हो। तो क्लासिकी भाषा के अंदर कौन कौन से हमारे भारत के अंदर लैंग्वेज आते हैं? तो एक लैंग्वेज है आपको जो है संस्कृत, दूसरा हो गया उड़िया, तीसरा हो गया तमिल, चौथा हो गया कन्नड़। ये 4-5 भाषा जो हैं, और मलयालम के बारे में भी आता है। तो ये 4-5 भाषा जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कहलाता है। तो पता चला कि जो है त्रिभाषा सूत्री के अंदर 2020 के अंदर ये चीजें उसके अंदर नहीं डाली गई। क्या नहीं डाली गई?
कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्लासिकल लैंग्वेज का या जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करें, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी डाला गया देख लेंगे, हम चारों ऑप्शन को देख लेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन है। और जो है त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन है। ये कब? 2020 की नीति के अनुसार, 2020 का शिक्षा नीति जो अनुसार बनाया गया उसके अनुसार त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन है। यानी इसको भी सीखना, इसको भी सीखना, इसको भी, इनका सीखना कोई जरूरी नहीं बताया गया है, यानी 2020 की नीति के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को अच्छे से। अगर समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिएगा, और आपके जितने मोबाइल में जितने ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा, और तमाम दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी भेज दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भला हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 143 देखेंगे। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? सहज सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या पूछा? सही है? तो ऐसा हो सकता है कि सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा के अधिगम से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे 143 का, 143 का देखेंगे। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम से कोई समर्थित करता है। करता है कि नहीं करता? समर्थन करता है। तो प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह अलग अलग, ऐसा हो सकता है, ये भी कट जाएगा। सही पूछा है। तो सहजता प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को अवरोध डालता है, यानी एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में रुकावट भी नहीं डालता, और न ही जो है दोनों पूरी तरह अलग है। और सहजता प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे भाषा का लेना देना है। जब तक हम हिंदी नहीं जानते थे तो अंग्रेजी कैसे लिखे? पहले हम हिंदी सीखे, तो उसी के द्वारा जो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। जो अंग्रेजी सीख ले, अगर उर्दू सीख रहे हैं तो पहले हम उर्दू जानते थे, तब उसी के जरिए जो है हम हिंदी सीख रहे हैं। तो एक भाषा का दूसरे भाषा को सीखने में सिखाने में बहुत ही अहम योगदान होता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। चलिए 143 देख लिए। 144 प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और अध्ययन कौशल। बताइएगा आप लोग। 144 का राइट आंसर 144 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 144 का देखेंगे, इसको कहेंगे अध्ययन कौशल। आप कहिएगा अध्ययन कौशल क्यों कहेंगे? हम इसको श्रवण कौशल, लेखन कौशल, लिखने की बात आ रही है तो लेखन कौशल भी कह रहे हैं। देखिए यही सवाल समझने में हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब सवाल हम नहीं समझते हैं तो इसीलिए हम प्रश्न के गलत उत्तर लगा करके चले आते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कौन सा कक्षा है? सामाजिक विज्ञान का कक्षा है। और क्या कर रहा है? विद्यार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्यों को मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी आपको हम सीटेट में जो है लेक्चर दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हम आपको कुछ लेक्चर दे रहे हैं। अब उन लेक्चर से आप कुछ वक्तव्य जो है उससे मुख्य बिंदु समझने की आप कोशिश करें, और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? पहले हम समझ करके उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को कहा जा रहा है अध्ययन कौशल। क्या कहा जाएगा? अध्ययन, स्टडी कौशल जिसे हम कहेंगे, टीचिंग। तो अध्ययन कौशल, इसको पढ़ने का तरीका कहेंगे। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अध्ययन कौशल आप लोग समझते होंगे, अध्ययन का मतलब होता है वही स्टडी, स्टडी जिसको वही कहते हैं मुताला। तो ठीक है ना, वही मुताले का तरीका कहलाता है। चलिए 145 देखेंगे। 145 प्रश्न का उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा के अच्छी तरह से लिखने सीखने में शामिल है? क्या है? भाषा के, भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। सवाल क्या है? कौन सी प्रक्रियाएं? यानी कोई भी, इससे पहले उर्दू का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये सेम टू सेम सवाल पूछा गया। उसमें क्या पूछा गया था? गौर खुद पूछा गया था, और निकात का यकजा करना पूछा गया था, मसवदा तैयार करना पूछा गया, और तहरीर करना पूछा गया, और हतमी फैसला पूछा गया था।
ठीक है, तो वही चारों ऑप्शन यहाँ पे लाया गया है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह लिखना सिखाने में शामिल है? देखिए, मानस मंथन, मानस मंथन किसको कहते हैं? गौर खोज को कहते हैं। मानस मंथन गौर खोज को कहते हैं। और जो है मुख्य बिंदुओं को नोट करना, ये तीनों में सेम है, ये तीनों में सेम है। पहले क्या करेंगे हम, सीटेट के बारे में, इससे पहले भी बताया कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे एक स्कूल के बारे में आपको हम क्या कहे कि आप एक मजमून लिख करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मजमून लिखना शुरू कर देंगे। ये अच्छे लेखन लेख की अलामत नहीं है, निशानी नहीं है। अच्छे लेखन लिखने की निशानी ये है कि आप जो है कोई भी टॉपिक आपको दिया गया तो आप पहले उस पर 2 मिनट गौर खोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिया और फट से लिखे फट से जमा कर दिए, तो आपका वो लेख अच्छा हो ही नहीं सकता, वो मजमून आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी मजमून बगैर गौर खोज के, बगैर अध्ययन के, बगैर थोड़ा सा मंथन के, मास मंथन के अगर नहीं लिखा जाए तो उसके अंदर क्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले क्या होगा, मास मंथन। उसके बाद क्या होगा कि आप स्कूल के बारे में जो है क्या करेंगे, मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। क्या करेंगे, मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। मुख्य बिंदु नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रारूप को लिखेंगे। प्रारूप लिखने और प्रारूप नहीं लिखेंगे, ये कट जाएगा आपका। मुख्य बिंदु नोट करने के बाद क्या करेंगे आप, रूपरेखा तैयार करके मसौदा तैयार करेंगे। उसके बाद रूपरेखा जो मसौदा तैयार किया गया है उसको लिखेंगे। जैसे स्कूल के बारे में लिखने का है आप, उसके बारे में गौर खोज किए, उसके बाद नोट यकजा किए, उसके बाद क्या है जो है निकात यकजा करना, जिसको उर्दू में कहते हैं। मुख्य बिंदु को नोट करना, यानी स्कूल में कितने स्कूल कब से इसका ये वजूद में आया, और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने क्लासरूम है, कितने बाथरूम है, इन सारी चीज़ों को यकजा करके, पढ़ाई कैसी होती है, बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ों को यकजा करके फिर उसको एक रूपरेखा मसौदा तैयार करना है। रूपरेखा के तौर पर रेडी कर लेंगे और फिर उसको रूप को प्रारूप को क्या कर देंगे, तहरीर कर देंगे या लिख देंगे। और लिखने के बाद आप मेरे पास लेकर के आएंगे, सर इसमें जो है क्या कीजिए, कुछ एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर जो है अंतिम स्वरूप देना, उसको फिर लास्ट में फाइनल लिख करके जमा कर देंगे। तो यही कहलाता है अच्छे लिखने, अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। 146 प्रश्न का, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, और जो है अंतर भाषा निपुणता। अब समझेंगे, ये अकादमिक या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए एकेडमिक आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। और इसमें से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। अब क्यों, हम समझेंगे विक्स को और उसके बाद पढ़ेंगे कॉल्प को। विक्स किसे कहते हैं और कॉल्प किसे, इससे पहले भी बता चुका हूं, अगर आप वीडियो पर पहली बार दफा है तो अच्छे से समझ लीजिएगा। विक्स का मतलब हुआ बेसिक, आई का मतलब हुआ आपको इंटरपर्सनल, सी का मतलब हुआ कम्युनिकेशन, एस का मतलब हुआ स्किल। और ये किसके लिए है, विक्स ये किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो इब्तदाई मरहले में भाषा को सीखते हैं, और जो है जो भाषा जो है अपने समाज, अपने माहौल, अपने घर से जो भाषा सीखते हैं वो विक्स के अंदर आता है। ठीक है ना। और उसी तरह काल पे जो है, काल का मतलब हुआ कॉग्निटिव, ए का मतलब हुआ एकेडमिक, एल का मतलब हुआ लैंग्वेज, और पी का मतलब हुआ प्रोफेशंसी। ये जो है ये वो बच्चे होते हैं विक्स के अंदर, जो है 1 से 2 साल के बच्चे आते हैं, और जो है काल्प के अंदर जो है वो 5 से 7 साल के और या उससे ऊपर के बच्चे आते हैं। तो विक्स वालों को हम उसी तरह के लैंग्वेज सिखाएंगे जो उनके लिए कारामद हो, जो उसको वो ऑब्जर्व कर सके। और जो है काल्प वाले के लिए वैसे ही प्रश्न, वैसे ही भाषा उसको सिखाएंगे जो उसके लेवल का हो। यानी ये एकेडमिक लेवल का इसको हम सिखाएंगे और उसको बेसिक लेवल का सिखाएंगे, यही दोनों के अंदर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है एकेडमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो ये जो है एकेडमिक लेवल का प्रश्न है, उससे क्या जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक एकेडमिक भाषा निपुणता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझिए 147 देखेंगे। कक्षा कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषा जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वो परवाह
यानी एकदम रवानी के साथ चारों भाषा बोलता है। विद्यालय में वो हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी बोलता है। तो कौन सा छोड़ देता है वो? मराठी को छोड़ देता है। इससे पहले भी बताया था। तो क्योंकि उसे मित्र अध्यापकों को यही भाषा आती है। इस स्थिति में किस रूप में जाना चाहिए? जो है कोड जाल, और कोड से आगे जाल, और अंतर भाषा इंटर लैंग्वेज, उसके बाद परभाषिक भाषा, ट्रांसलिंगुअल ट्रांसलिंगुअल योग्यता। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को है, अब देखेंगे, जान लेते हैं चारों ऑप्शन को। कोड जाल किसे कहते हैं? हर वो चीज जो आम से, यानी जो आम चीज हो, और उसको हम क्या करें, किसी कोड में बदल दें, यही कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग कहलाता वही, कोड मूविंग कहलाता है। कोई भी चीज हो जो किसी कोड में हो, उसको आम चीज में लेकर के आ जाना, वो डिकोडिंग कहलाता है। उसी तरह ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और डिटेल से अगले वीडियो में हम बताएंगे कोड और डिकोड के बारे में, आपको एग्जाम्पल के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे 148 प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो क्या होगा? समालोचनात्मक साक्षरता। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 149 देखेंगे मेरे दोस्तों। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 समूह में काम करने के लिए कहती है। वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री को पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अनुच्छेद श्रुतुलेख। इसको क्या कहेंगे? अनुच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 150 प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। ये देखिए, इसी तरह के हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इससे बेहतर बेहतर वीवीआई प्रश्न आपकी खिदमत में पेश कर सके। तो चलिए, आज का लास्ट प्रश्न, इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। हम प्रश्न आपके सामने पढ़ देते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशल के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। आज की क्लास में आप सबका विजिट करने के लिए हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।